चैलेंज। नेटिजन्स के बीच सवालों की बाढ़ आ गई। कोई पूछ रहा था कि आखिर किस वेलफेयर इंस्टीट्यूट्स यानी कि कले संस्थान ने नताशा को अडॉप्ट होने दिया, तो कोई गुस्से में कह रहा था कि इस मामले की सख्त जांच होनी ही चाहिए क्योंकि उस इंस्टीट्यूट में ज़रूर कुछ गड़बड़ थी। कुछ लोग साफ शब्दों में लिख रहे थे, यह अडॉप्शन प्रोसीजर बिल्कुल नियमों के मुताबिक नहीं है और किसी ने जानबूझकर इसमें हेरफेर किया है। हर तरफ एक ही आवाज़ थी, जांच करो, सच्चाई सामने लाओ, दोषियों को छोड़ो मत। कई नेटिजन्स ने ऑनलाइन अडॉप्शन लिस्ट खंगालनी शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में किसी को एक पुरानी लिस्ट मिल गई जिसमें नताशा का नाम दर्ज था, लेकिन उस समय उसका नाम नताशा अर्थ लिखा हुआ था। लिस्ट में साफ लिखा था कि नताशा अर्थ के माता पिता की मौत हो चुकी है। साथ में लगी तस्वीर को देखकर किसी को भी शक नहीं हुआ, वह तस्वीर साफ तौर पर नताशा की ही थी। इसी सुराग के सहारे नेटिजन्स उस ऑर्फेंज तक पहुंच गए जिसने नताशा को अडॉप्ट करवाया था। देखते ही देखते उस ऑर्फेंज के ऑफिशियल अकाउंट के नीचे कमेंट्स की बाढ़ आ गई। लोग गुस्से में पूछ रहे थे कि क्या यही इंसानियत है, क्या यही काम से मतलब होता है। कोई सवाल कर रहा था कि उस वक्त ओबरॉय फैमिली ने नताशा को आखिर किस तरह अडॉप्ट किया, तो कोई यह याद दिला रहा था कि नताशा अर्थ उस समय मास्टर प्रेम का सरनेम इस्तेमाल कर रही थी। कई लोगों ने सीधा आरोप लगाया कि यह ऑर्फेंज ऊपर से नेक दिखता है लेकिन अंदर से पूरी तरह सड़ा हुआ है और सच्चाई छुपा रहा है। मामला इतना बढ़ गया कि थोड़ी ही देर में ऑर्फेंज के अफसरों पर सीधा दबाव आ गया। यहाँ तक कि इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भी परेशान हो गए। शुरुआत में उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि अचानक यह सब क्यों हो रहा है, लेकिन जब पूरी बात सामने आई तो पता चला कि यह सब पुराने डायरेक्टर की करतूत थी जो अब रिटायर हो चुका था। जल्द ही संबंधित मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट के लोग हरकत में आ गए। ऊपर से नीचे तक पूरे इंस्टीट्यूट की जांच शुरू हुई। अफसरों ने हर फाइल, हर रिकॉर्ड खंगाल डाला और महज 2 घंटों के अंदर सच्चाई सामने आ गई। इंस्पेक्टर कोर्ट ने तुरंत एक ऑफिशियल पोस्ट जारी की जिसमें नेटिजन्स की शंकाओं का जवाब दिया गया। उस पोस्ट में साफ साफ लिखा गया था कि पुराने डायरेक्टर ने मास्टर प्रेम से पैसे और दबाव के बदले नताशा अर्थ को ऑर्फेंज में दाखिल कराया था और किसी भी तरह की सही जांच नहीं की गई थी। जब विक्रम जी और अरनिया जी ऑर्फेंज पहुंचे तो पुराने डायरेक्टर ने बहाना बनाया कि बाकी बच्चों को तेज बुखार है और सिर्फ नताशा अर्थ को ही उनके सामने लाया गया। इसी तरह हालात बनाए गए और आखिरकार ओबरॉय फैमिली ने नताशा अर्थ को गोद ले लिया। ओबरॉय फैमिली में आने के बाद ही उसका नाम आधिकारिक तौर पर नताशा ओबरॉय रखा गया। इतना ही नहीं, मास्टर प्रेम ने नताशा के लिए नकली माता पिता भी गढ़ दिए। रिकॉर्ड में उसके माता पिता का नाम अनिकेत अर्थ और मां का नाम निशिका दर्ज किया गया और दोनों की मौत को एक कार एक्सीडेंट बताया गया। इसी झूठे आधार पर नताशा ने ओबरॉय फैमिली में एंट्री की और उनकी एडॉप्टेड बेटी बन गई। पूरी एडॉप्शन प्रोसेस नियमों के खिलाफ थी। इस मामले में शामिल पुराने डायरेक्टर और बाकी संबंधित लोगों को हिरासत में ले लिया गया और उन्हें कानून के मुताबिक सजा का इंतजार करने के लिए कहा गया। जैसे ही यह खबर सामने आई, लोगों को एक अजीब सा सुकून मिला। लिविंग रूम में बैठी समीक्षा ने सिर हिलाते हुए कहा कि अब जाकर इंसाफ जैसा लगा। आखिरकार बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। उसकी बेचैनी थोड़ी कम हुई। माही हल्के से मुस्कुराई और बोली कि अभी तो और भी दिलचस्प चीज़ें सामने आने वाली है। आज का तमाशा काफ़ी है और आगे सब अपने आप पलट जाएगा। समीक्षा ने हंसते हुए टेबल से स्नैक्स उठाए और मोबाइल स्क्रॉल करने लगी जैसे किसी शो का मजा ले रही हो। वही वेदांत ने बेबसी से मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या वह अब मेहरा फैमिली के ऑफिस में सीईओ की असिस्टेंट बन चुकी है। समीक्षा ने आराम से जवाब दिया कि उसके अंकल का बेटा युवराज अभी जिम्मेदारी संभालने लायक नहीं है, इसलिए उसे ही आगे आना पड़ा।
माही ने शांत लहजे में कहा कि बिजनेस मैनेजमेंट के मामले में समीक्षा अगर युवराज से आमने सामने हो तो युवराज कहीं नहीं टिकेगा, क्योंकि समीक्षा एक प्रोफेशनल एलिट है। तभी वेदांत ने बताया कि उसने जो नया स्नैक बेक किया है वह तैयार है और सबको उसका फ्लेवर ट्राई करना चाहिए। यह सुनकर समीक्षा की आंखें चमक उठी। उसे डेजर्ट सबसे ज़्यादा पसंद थे। दूसरी तरफ नताशा का हाल बुरा था। वह कमरे में इधर उधर टहल रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। सब कुछ उजागर हो चुका था और यही सबसे बुरा नतीजा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि विक्रम जी इतने बेरहम हो सकते हैं कि सारी सच्चाई दुनिया के सामने रख दे। इतने सालों का रिश्ता क्या सच में उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था? टेबल पर रखा फ़ोन अचानक वाइब्रेट हुआ। नताशा ने गहरी सांस ली और कॉल उठाई। दूसरी तरफ डायरेक्टर गुस्से में चिल्ला रहा था कि उसने पहले ही चेतावनी दी थी। अगर यह उसकी मां का मामला है तो तुरंत बताना चाहिए था, लेकिन उसने चालाकी से सब छुपाने की कोशिश की। इस चक्कर में वह इंडस्ट्री में मजाक बन गया और इतना पैसा लगाने के बाद भी उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। डायरेक्टर, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे सच में नहीं पता था कि वह मेरी बायोलॉजिकल मदर है। सब मेरी ही गलती है। बूहू, नताशा रोते हुए बोली। उसकी आवाज़ में बेबसी और डर साफ झलक रहा था। वह चाहती थी कि डायरेक्टर को उस पर तरस आ जाए, लेकिन दूसरी तरफ से डायरेक्टर की आवाज़ ठंडी और सख्त थी। मुझे यह सब मत सुनाओ। जो भी हो, कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करने का हर्जाना तुम्हें देना ही पड़ेगा। कम से कम 5 करोड़। जल्दी से पैसे का इंतजाम करो। और हाँ, आखिरी बात, आगे से थोड़ा दिमाग से काम लेना। इतना कहकर उसने कॉल काट दी। फ़ोन करते ही डायरेक्टर ने दिल ही दिल में नताशा को ब्लैकलिस्ट कर दिया। अब वह तय कर चुका था कि आगे किसी भी प्रोजेक्ट में नताशा को कभी नहीं लेगा। नताशा हाथ में फ़ोन पकड़े खड़ी रह गई। रोना चाहा, लेकिन आंसू तक सूख चुके थे। 5 करोड़, इतनी बड़ी रकम वह कहाँ से लाएगी? उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स पहले ही जेल में थे। विक्रम जी ने अर्निया जी से तलाक ले लिया था। अब अर्निया जी भी उससे दूरी बना चुकी थी और बेहद कंजूस हो गई थी। उसके तथाकथित भाई भी उसे पसंद नहीं करते थे। सब कुछ खत्म हो चुका था। इस घटना के बाद उसका एक्टिंग करियर लगभग तबाह हो चुका था। अब कोई भी उसे किसी ड्रामा या शो में लेने वाला नहीं था। गुस्से और नफरत से भरकर नताशा ने कमरे में रखा सामान जमीन पर पटक दिया। सब तुम्हारी वजह से हुआ है माही। अगर तुम ना होती तो आज मेरी यह हालत नहीं होती। तुम्हें मर जाना चाहिए था। वह दहाड़ते हुए चिल्लाई। तभी उसका फ़ोन 2 बार वाइब्रेट हुआ। एक मैसेज आया था। नताशा, क्या तुम्हें यह सब मंजूर है? अगर नहीं तो मैं तुम्हारी किस्मत पलट सकता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें अपनी आत्मा मुझे सौंपनी होगी। नताशा की भौवें सिकुड़ गई। वह बस कुछ सेकंड तक मैसेज को घूरती रही। तभी वह मैसेज अपने आप डिलीट हो गया। ये मैसेज किसने भेजा था? कोई मजाक कर रहा था या सच? आत्मा की कुर्बानी, ये शब्द ही उसे सिरहन दे रहे थे। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसी दोपहर मेटाफिजिक्स मैनेजमेंट ऑफिस ने भी एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट जारी की थी। रिपोर्ट में मास्टर प्रेम द्वारा किए गए सारे गुनाहों की लिस्ट थी, पूरे 3 पेज की। पढ़ने वालों का खून खौल उठा। मास्टर प्रेम ने मेटाफिजिक्स मैनेजमेंट ऑफिस के कई स्टाफ मेंबर्स को मार डाला था, महिलाओं के साथ ज्यादती की थी, अफसरों से सांठगांठ की थी, ऑनलाइन माहौल भड़काया था और कई औरतें से उसके बच्चे तक थे। हालांकि जानबूझकर यह बात छुपाई गई थी कि उसने मेटाफिजिक्स का इस्तेमाल करके दूसरों का लक छीनकर अपनी उम्र बढ़ाई थी। अगर यह सामने आ जाता तो शायद कई लोग उसकी नकल करने लगते और पब्लिक में डर फैल जाता।
लेकिन सिर्फ यह गुनाह ही उसे एक हैवान साबित करने के लिए काफ़ी थे। नेटिजन्स उबल पड़े, क्या मेटाफिजिक्स मास्टर बनते ही इंसान सब कुछ करने लगते हैं? ये बहुत डरावना है। मास्टर प्रेम तो राक्षस निकला, इतने सालों तक बचता रहा। जरूर बड़े अफसरों से मिली भगत रही होगी। पूरी जांच होनी चाहिए। मेटाफिजिक्स मैनेजमेंट ऑफिस के इतने ताकतवर इंसान को पकड़ा कैसे? सुना है मास्टर वरिष्ठ भी पकड़ा गया है। वही मंदिर जहां रोज हजारों लोग अगरबत्ती जलाने जाते थे। लगता है मेटाफिजिक्स मास्टर पर कानून की पकड़ और सख्त होनी चाहिए। इसके कुछ ही देर बाद मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल सिक्योरिटी ने ऑफिशियल वेबसाइट पर 2 नए हथियार पेश किए। पहला हथियार था रेड फ्लेम्स। ये हथियार मेटाफिजिक्स मास्टर्स की स्किन को जला, इसमें ज्वालामुखी जैसी गर्मी थी और यह आसपास की सारी किलिंग ऑरा को भी डिस्टर्ब कर देता था। रेड फ्लेम्स के दायरे में आते ही कोई भी मेटाफिजिक्स मास्टर अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। दूसरा हथियार था धार्मिक शक्ति नष्ट करने वाली गन। इस गन की स्पेशल बुलेट मेटाफिजिक्स मास्टर्स के शरीर से उनकी ताकत धीरे धीरे खत्म कर देती थी। ताकत खत्म होते ही उन्हें आसानी से पकड़ा जा सकता था। इन दोनों हथियारों के डेवलपर्स थे लुबान ट्राइब और माही, यानी माही ने खुद इन हथियारों की रिसर्च और डेवलपमेंट में हिस्सा लिया था। यह खबर आते ही लोगों के दिल में एक अजीब सा सुकून भर आया। देश पर भरोसा और गहरा हो गया। शानदार है मेरा देश। मेटाफिजिक्स मास्टर्स कितने भी ताकतवर हो, कानून उनसे ऊपर है। कोई भी कानून को चैलेंज नहीं कर सकता। जो नियम तोड़ेगा उसके लिए नए हथियार तैयार है। माही खुद मेटाफिजिक्स मास्टर होते भी अभी ऐसे हथियार बना रही है। वह सच में मास्टर प्रेम जैसे लोगों से बहुत अलग है। नोट कमेंट नहीं रुकने चाहिए। हरमजदी, यही फर्क होता है एक जेंटलमैन और एक विलेन में। कुछ ही देर में माही द्वारा बनाए गए नए हथियार की खबर पूरे इंटरनेट पर छा गई। देखते ही देखते यह टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया। हर तरफ लोग माही की तारीफों के पुल बांध रहे थे। कोई उसकी समझदारी की बात कर रहा था तो कोई उसके देश के लिए किए गए योगदान की। यहाँ तक कि नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर रोहन ने भी खुद एक पोस्ट डालकर माही की खुलेआम तारीफ की और उसे नेशनल आर्मी का विजिट इनविटेशन भेजा। माही ने भी बड़ी सादगी से जवाब दिया, अगर मौका मिला तो जरूर आऊँगी। उस पोस्ट के नीचे माही के फैंस गर्व से भरे हुए कमेंट करने लगे। हर कोई यही कह रहा था कि यही असली टैलेंट है, जो नाम और शोहरत के पीछे नहीं भागता बल्कि काम से अपनी पहचान बनाता है। लेकिन मामला यही ख़त्म नहीं हुआ। आधे घंटे बाद मास्टर ऑफिस ने अपनी दूसरी ऑफिशियल अनाउंसमेंट जारी कर दी। इस बार रिपोर्ट थी मास्टर वरिष्ठ आचार्य के काले कारनामों पर। पूरी रिपोर्ट 5 पूरे पेज की थी। जैसे ही यह खबर सामने आई, नेटिजन्स फिर से उछल पड़े। सोशल मीडिया पर भूचाल आ गया। मास्टर ऑफिस की ओर से जारी दोनों नोटिस टॉप ट्रेंड में आ गए और सीधे नंबर 1 और नंबर 2 ट्रेंडिंग टॉपिक बन गए। अब सबको साफ साफ समझ आ गया था कि माही को असल में मास्टर प्रेम और अनीता जी ने अगवा किया था और अपनी असली बेटी नताशा को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए उन्होंने उसे ओबरॉय फैमिली में भेज दिया था। इस सच्चाई के सामने आते ही मास्टर प्रेम और अनीता जी को इंटरनेट पर बुरी तरह लताड़ा गया। लोगों ने उन्हें निर्दयी, स्वार्थी और अपराधी कहा। नताशा भी नेटिजन्स के गुस्से से नहीं बच पाई। उसका पर्सनल फैन क्लब पूरी तरह से डिसबैंड हो गया। अब कोई भी उसके लिए आवाज़ उठाने को तैयार नहीं था। इसके उलट ज़्यादातर लोग निकिता के लिए सहानुभूति जता रहे थे। वही थी जिसने सच्चाई सबके सामने रखी थी
और उसका माही से भी अच्छा रिश्ता था, इसलिए कोई उसे दोष नहीं दे रहा था। फिर एक और खबर सामने आई। एक मीडिया ने एक पोस्ट जारी किया। पुख्ता खबर है कि ओबरॉय कॉरपोरेशन के सीईओ विक्रम जी का अपनी पत्नी से तलाक असल में नताशा की वजह से हुआ था। उस पोस्ट में साफ साफ लिखा गया था कि जब विक्रम जी को पता चला कि उसके दुश्मन की बेटी ही नताशा है, तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा था कि नताशा को घर से निकाल दिया जाए, लेकिन उनकी पत्नी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। यही मतभेद धीरे धीरे तलाक तक पहुंच गया। यह खबर आते ही अरनिया जी को भी नेटिजन्स ने जमकर कोसा। अब नताशा का नाम बदकिस्मती का दूसरा नाम बन चुका था। लोगों को लगने लगा था कि जो भी नताशा के करीब आता है उसकी ज़िंदगी में परेशानी ही आती है। उसके साथ वन नाइट स्टैंड करने वाले पुरुष की किस्मत खराब हुई। उसके भाइयों के करियर ढलान पर चले गए, यहाँ तक कि उसके अडॉप्टेड माता पिता भी उसके कारण अलग हो गए। नताशा का करियर तो तबाह हुआ ही, साथ ही ओबरॉय कंपनी के शेयर भी तेज़ी से गिरने लगे। इसके बिल्कुल उलट माही की स्टूडियो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। नताशा अपने कमरे में बेड पर बैठी हुई थी। मोबाइल स्क्रीन पर जब उसने खुद को अनलकी वुमेन कहा जाता देखा तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। तुम सब ही बदकिस्मत हो, वह चिल्ला उठी। अगर मेरी किस्मत खराब ना हुई होती तो आज मैं सबसे लकी इंसान होती। ये सब माही की गलती है, उसी ने मेरी किस्मत छीन ली। जैसे जैसे कमेंट्स बढ़ते गए उसका दिल और भी भारी होता चला गया। उसे लगता था कि उसने कुछ गलत नहीं किया, वह तो बस अपने बायोलॉजिकल माता पिता के पापों का बोझ ढो रही थी। अगर ऐसा ना होता तो आज भी वह ओबरॉय फैमिली की बेटी होती। तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर देखकर वह कॉल काटने ही वाली थी, लेकिन ना जाने क्यों उसने कॉल उठा ली। फ़ोन के दूसरी तरफ अनीता जी की रोती हुई आवाज़ आई। सिसक सिसक, नताशा मेरी प्यारी बेटी, मुझे अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया है। यहाँ मेरी हालत बहुत बुरी है। जल्दी से मेरे लिए एक अच्छा लॉयर हायर कर दो, वरना मैं पूरी ज़िंदगी जेल में सड़ जाऊंगी। अनीता जी की आवाज़ में डर साफ झलक रहा था। नताशा ने थोड़ी देर सोचा और फिर धीरे से बोली, माँ, मैं खुद को भी संभाल नहीं पा रही हूँ। इंटरनेट पर लोग मेरे बारे में क्या क्या कह रहे हैं, तुम्हें पता है? मेरे पास अभी पैसे भी नहीं हैं, मैं लॉयर कैसे ढूंढूं? अनीता जी ने आखिर मन बना लिया। नताशा, मेरे पास एक सेविंग्स कार्ड है, उसमें 2 करोड़ है। वह घर में अलमारी के ऊपर हरे बैग में रखा है। कार्ड ले लो और मेरे लिए लॉयर हायर कर दो। अब मुझे सिर्फ तुम पर ही भरोसा है। वह पैसे उसके रिटायरमेंट के लिए थे, जिन्हें वह कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। नताशा की आंखों में चमक आ गई। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। कार्ड का पासवर्ड बता देना, मैं पैसे निकाल लूँगी। हाँ हाँ, अनीता जी जल्दी से बोली। तुम अभी मुझे जेल में मिल भी सकती हो, जल्दी आना। अगर देर हो गई तो मुझे कहीं और ट्रांसफ़र कर देंगे। उसने कुछ जुर्म कबूल किए थे जिनकी अभी जांच बाकी थी। वह अपना बयान वापस लेना चाहती थी। नताशा हल्की सी मुस्कुराई। चिंता मत करो, मैं आ रही हूँ। अब जब पैसे थे तो उसका फ़ायदा उठाना तो बनता ही था। अगर अनीता जी और मास्टर प्रेम ने उसकी ज़िंदगी खराब ना की होती तो वह आज इस हालत में ना होती। ये पैसे उसे लेने ही चाहिए। नताशा टैक्सी लेकर अपनी माँ के घर पहुँची और अलमारी से बैंक कार्ड निकाल लिया। फिर वह सीधे जेल पहुँची, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि जेल के बाहर पहले से ही रिपोर्टर्स उसका इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने नताशा को अंदर जाते देखा, कैमरों की फ्लैशलाइट्स चमकने लगी।
जेल के अंदर जब नताशा ने अनीता जी से पासवर्ड मांगा तो अनीता जी चुप हो गई। कुछ देर बाद वह बोली, नताशा, मुझे तुम पर शक नहीं है, लेकिन मैं बहुत डरी हुई हूँ। पहले तुम मेरे लिए लॉयर हायर करो, उसके बाद ही मैं तुम्हें कार्ड का पासवर्ड बताऊंगी। नताशा के पास कोई और विकल्प नहीं था, उसे पहले लॉयर हायर करना ही पड़ा। नताशा ने अपनी बची खुची सारी सेविंग्स लगाकर अपनी मां अनीता जी के लिए एक डिफेंस लॉयर हायर कर दिया। यह फैसला उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन 2 करोड़ का लालच उसे मजबूर कर रहा था। जब वह लॉयर के साथ वापस जेल आई तो अनीता जी के चेहरे पर पहली बार राहत दिखाई दी। उसकी आंखों में चमक आ गई, जैसे कोई डूबता इंसान तिनकों को पकड़ ले। अनीता जी ने भावुक होकर कहा, धन्यवाद नताशा, मुझे पता था कि तुम ही मेरी सबसे प्यारी बेटी हो, जो मेरा सबसे ज़्यादा ख्याल रखती है। अब तुम जा सकती हो। आगे की सारी बातें मैं खुद लॉयर को बता दूंगी। इतना कहकर वह लॉयर की तरफ मुड़ गई और उससे धीमी आवाज़ में बातें करने लगी। नताशा का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। उसने माइक को अपनी तरफ खींचा और शीशे के उस पार देखते हुए ठंडे लहजे में बोली, माँ, क्या आपको याद है आपने मुझसे क्या वादा किया था? पासवर्ड क्या है? वह यहाँ भावनाओं के लिए नहीं आई थी, उसे पैसे चाहिए थे। अगर वह 2 करोड़ ना होते तो वह अनीता जी के लिए लॉयर हायर करने का सोचती भी नहीं। अनीता जी ने गहरी सांस ली और विनती भरी आवाज़ में बोली, नताशा, वह मेरी रिटायरमेंट की सेविंग्स है। जब मैं जेल से बाहर आ जाऊंगी तो हम दोनों मिलकर खर्च करेंगे। तुम चिंता मत करो। अगर उसने अभी पैसे दे दिए तो बुढ़ापे में उसका क्या होगा? नताशा की होठों पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। हे माँ, आपने वादा किया था, अब पीछे हट रही हो। अनीता जी की आंखें तुरंत लाल हो गई, आंसू भर आए। नताशा, मुझे माफ़ कर दो, मैं बस भविष्य के लिए थोड़ा सोच रही हूँ। लेकिन नताशा का दिल पत्थर का हो चुका था, वह बिल्कुल भी पिघली नहीं। ठीक है, उसने बेरुखी से कहा, जब माँ मुझे पैसे नहीं देना चाहती तो मैं लॉयर भी वापस ले जा रही हूँ। अब आप खुद देख लो। इतना कहकर उसने लॉयर की तरफ एक इशारा किया। दोनों अपनी कुर्सी से उठे और जाने लगे। आने से पहले ही नताशा ने लॉयर को समझा दिया था कि उन्हें बस एक ड्रामा करना है और लॉयर इसके लिए तैयार भी था। अनीता जी घबरा गई। वह तुरंत स्टूल से उठी और जोर से बोली, अरे नताशा, मत जाओ, मुझे लॉयर चाहिए। वह आ ही गया है तो उसे यही रहने दो। नताशा ने ठंडे स्वर में कहा, माँ, यह आखिरी मौका है, पासवर्ड दोगी या नहीं? उसका चेहरा और उसकी आंखें दोनों बर्फ की तरह ठंडी थी। अनीता जी समझ गई कि उसकी बेटी का दिल भी उसी की तरह सख्त हो चुका है। उसने गहरी सांस ली, आंसू उसके गालों से बहने लगे। ठीक है, उसने बेबसी से कहा, अगर तुम जिद कर रही हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देती हूँ। नताशा ने तुरंत बात काट दी, इतना दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, यही तो हमारी डील थी। अनीता जी ने दांत भींच लिए। उसकी आंखों में अनिच्छा साफ झलक रही थी। यह पैसा उसका आखिरी सहारा था। जेल से बाहर आने पर उसका घर छिन जाएगा, सेविंग्स खत्म हो जाएगी और उसकी दोनों बेटियां भी उससे भावनात्मक रूप से कट चुकी। वह क्या करेगी? आखिरकार उसने आंखें बंद की और गहरी सांस लेकर कहा, पासवर्ड तुम्हारे जन्म का साल है, जन्म के महीने को भी जोड़कर कुल 6 डिजिट्स है। मैं तुमसे आखिरी बार भीख मांग रही हूँ, क्या तुम मुझे कम से कम 30 लाख छोड़ सकती हो? नताशा ने सिर हिला दिया। माँ, आपको नहीं पता, आपके और मेरे बायोलॉजिकल पिता की वजह से मुझे प्रोडक्शन टीम को 10 करोड़ का मुआवजा देना पड़ रहा है।
ये 2 करोड़ भी कम पड़ रहे हैं। मुझे अभी और पैसे जुटाने होंगे। अनीता जी की आंखों में नफरत उमड़ पड़ी। नताशा, आज तुमने जो किया उसे याद रखना। जब मैं बाहर आऊंगी तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। नताशा ने बेपरवाही से सूंघा, बैंक कार्ड लहराया और कहा, वह तब होगा जब आप जिंदा बाहर आओगे। क्या आपको पता है आपका क्राइम कितना सीरियस है? इस जिंदगी में आपको मुझे देखने का मौका भी नहीं मिलेगा। अलविदा। इतना कहकर वह मुड़ी और चली गई। पीछे से अनीता जी पागलों की तरह चिल्लाई, कमीनी लड़की, हरामजादी। उसने गलत इंसान पर भरोसा कर लिया था। उसे बैंक कार्ड निकिता को देना चाहिए था। निकिता के स्वभाव के हिसाब से वह कभी इस पैसे पर लालच नहीं करती। नताशा ने जाते जाते लॉयर को देखा और कहा, इस बेचारी की मदद कर देना। फीस मैं दे चुकी हूँ, अगर कम पड़े तो मुझसे मांग लेना। लॉयर ने सिर हिलाया और अनीता जी की तरफ बढ़ गया। नताशा जेल से बाहर निकली तो उसका चेहरा हल्का और दिल खुश था। उसके होठों पर दबाई ना जाने सकने वाली मुस्कान थी। अब उसके लिए मुआवजे का पैसा जुटाना कोई मुश्किल काम नहीं था। वह खुद को काफ़ी स्मार्ट समझ रही थी। जेल के बाहर निकलते ही वह अरनिया जी के एक्सक्लूसिव ड्राइवर की गाड़ी में बैठी और सफ़र के दौरान ही सो गई। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। जैसे ही उसने जेल से बाहर कदम रखा और अनीता जी के लिए लॉयर हायर किया, बाहर खड़े रिपोर्टर्स ने सब कुछ कैमरे में कैद कर लिया था। थोड़ी ही देर में उसकी तस्वीरें इंटरनेट पर फैल गई। नीचे कमेंट्स की बाढ़ आ गई, नताशा तुम कितनी घटिया इंसान हो, जेल में उससे मिलने भी चली गई। हमें लगा था नताशा को सब सच नहीं पता होगा, लेकिन उसने तो अपनी माँ के लिए लॉयर हायर कर लिया। मतलब वह सब जानती थी, फिर भी शर्म नहीं आई। कैंसर। नताशा में इतनी हिम्मत अभी भी बची है कि वह अपनी असली माँ के लिए लॉयर हायर करे। कौन सा लॉयर हायर किया है? अब उस लॉ फर्म के साथ तो मैं कभी भी काम नहीं करूँगा। नताशा को सही और गलत में फ़र्क ही नहीं पता। हा हा, मुझे तो पहले से शक था। नताशा बहुत पहले से जानती थी कि उसकी बायोलॉजिकल मदर कौन है और वह सालों से चुपचाप उससे मिलती भी रही है। ओबरॉय फैमिली और विक्रम जी के पास वह सिर्फ पैसा कमाने के लिए रहती थी। अब समझ आया कि विक्रम जी की एक्स वाइफ अरनिया जी नताशा को क्यों ज़बरदस्ती अपने पास रखती थी। अरनिया जी सच में कंफ्यूज हो चुकी है। यह पोस्ट बहुत तेज़ी से वायरल हो गई और देखते ही देखते टॉप ट्रेंडिंग में आ गई। जिसने भी यह पोस्ट देखी वह कमेंट सेक्शन में घुसकर नताशा को गालियां देने लगा। नताशा के लिए नफरत हर मिनट बढ़ती जा रही थी। बेशक माही ने भी यह सब देखा। उसने स्क्रीन देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ हंसी दबा ली। उसे अच्छी तरह पता था कि नताशा अपनी मां अनीता जी के काफ़ी करीब थी, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आखिरकार अनीता जी को कानून अपनी सज़ा ज़रूर देगा। लॉयर हायर करने से कुछ भी नहीं बदलेगा। मिस नताशा, हम पहुंच गए, ड्राइवर ने गाड़ी रोकते हुए कहा, जब उसने देखा कि नताशा गाड़ी में सोई हुई है। नताशा चौंक कर उठी और गाड़ी से उतर गई। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वह लगातार फ़ोन देखने लगी। जैसे ही उसने स्क्रीन खोली, उसकी सांस अटक गई। वह फिर से ट्रेंडिंग में थी। अब क्या करे? उसका दिल बुरी तरह घबराने लगा। अगर अरनिया जी ने यह खबर देख ली तो वह उसे बिना सोचे समझे घर से निकाल देगी। इसी समय अरनिया जी अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी। लगातार रोने की वजह से उनकी हालत खराब थी। उन्होंने ठीक से खाना भी नहीं खाया था। रात में नींद नहीं आती थी
इसलिए दिन में सो जाती थी। डिवोर्स के बाद से लगातार लोग उन्हें कॉल और मैसेज कर रहे थे। परेशान होकर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया था और सो गई थी। इसी वजह से उन्हें इंटरनेट पर चल रहे किसी भी ट्रेंड का कोई खबर नहीं था और उन्हें यह भी नहीं पता था कि नताशा जेल जाकर अनीता जी से मिल आई। जब नताशा घर लौटी तो उसने देखा कि लिविंग रूम की लाइट्स बंद थी। वह चुपचाप अरनिया जी के कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर झांकी। अरनिया जी को सोता देख उसने राहत की लंबी सांस ली। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे अरनिया जी के फ़ोन पर पड़ी। उसी पल उसके दिमाग में एक खतरनाक प्लान चमक गया। अगर यह फ़ोन ही खराब हो जाए तो अरनिया जी इतनी जल्दी ऑनलाइन खबरें नहीं देख पाएगी। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। नताशा तुरंत किचन में गई और सूप बनाने लगी। उसने टमाटर और कॉर्न डालकर 3 घंटे तक सूप उबाला। फिर एक कटोरे में सूप डालकर अरनिया जी के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। अभी अभी नींद से जागी अरनिया जी ने कहा, आओ। नताशा दरवाज़ा खोलकर अंदर आई और बेहद मासूमियत से बोली, मॉम, मैं मार्केट गई थी। आज टमाटर और कॉर्न बहुत फ्रेश मिले। मैंने आपके लिए सूप बनाया है, ट्राई कीजिए। टेबल पर रख दो, बाद में पी लूँगी, अरनिया जी ने ठंडे लहजे में कहा। भूख तो लगी थी लेकिन खाने का मन नहीं था। नताशा ने धीरे से कहा, ठीक है मॉम, बाद में पी लीजिएगा, गर्म है, जल मत जाना। जैसे ही वह सूप टेबल पर रख रही थी उसने जानबूझकर फ़ोन गिरा दिया और ज़ोर से चिल्लाई, आह मॉम, मुझसे गलती हो गई, मैंने जानबूझकर नहीं किया। पहले से ही खराब मूड में बैठी अरनिया जी और चिढ़ गई। इतना हंगामा क्यों कर रही हो? फ़ोन उठाकर लाओ, मैं देखती हूँ। वैसे भी वह फ़ोन ऑन नहीं करना चाहती थी। नताशा ने सूप साइड में रखा और फ़ोन उठाकर अरनिया जी को दे दिया। अरनिया जी ने कई बार पावर बटन दबाया लेकिन स्क्रीन ऑन नहीं हुई। उनका चेहरा सख्त हो गया। फ़ोन खराब हो गया है, नताशा ने उदास चेहरा बनाकर कहा। मॉम, सॉरी, मेरी वजह से हुआ। एक फ़ोन ही तो है, अरनिया जी ने बेरुखी से कहा। अब जाओ, मुझे तुम्हें नहीं देखना, नताशा ने जल्दी से कहा। ठीक है मॉम, सूप ज़रूर पी लेना, 3 घंटे से उबाला है, बहुत खुशबू आ रही है। अरनिया जी ने सिर हिला दिया। जैसे ही नताशा कमरे से बाहर निकली उसके चेहरे पर जीत भरी मुस्कान उभर आई। कमरे के अंदर अरनिया जी चुपचाप बिस्तर पर लेटी रही। उनकी आंखों में अंधेरा था कि क्या उन्होंने सच में कोई बहुत बड़ी गलती कर दी थी? सोने से पहले उन्होंने भी कुछ पोस्ट देखी थी। बहुत से लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वह नताशा को अपने पास क्यों रखे हुए थे। कई लोगों ने उन्हें बेवकूफ़ तक कहा था। अरनिया जी के दिल में भी पछतावा उभर आया। अगर उन्हें एक और मौका मिले तो वह कभी नताशा को नहीं चुनेगी, वह अपने पति और बेटों को चुनेगी। उन्होंने खुद से बुदबुदाते हुए कहा, अगर मैं नताशा को घर से निकाल दूँ तो क्या विक्रम जी और मेरे बेटे मुझे माफ़ कर देंगे? शायद। अगर विक्रम जी को पता चले कि वह पछता रही है तो शायद वह उन्हें एक और मौका दे दे। लेकिन उन्हें खुद भी यकीन नहीं था। एक बात साफ थी, नताशा का चेहरा रोज़ देखकर उनका दम घुटता था। अब चाहे जो भी हो, सबसे पहले नताशा को इस घर से निकालना ही होगा। उधर अपने कमरे में बैठी नताशा का दिल अब भी बेचैन था। क्यों, उसे खुद भी नहीं पता। अगर अरनिया जी सच में उसे घर से निकालना चाहे तो क्या होगा? यह सवाल नताशा के दिमाग में बार बार घूम रहा था। जितना ज़्यादा वह सोचती उतना ही उसके सीने में डर बैठता चला जाता।
वह अच्छी तरह जानती थी कि अब अरनिया जी का दिल उससे पहले जैसा नहीं रहा। अगर आज नहीं तो कल वह उससे ओबरॉय फैमिली से बाहर निकाल ही देगी। इसलिए उसे किसी भी हाल में अरनिया जी के पास रहने की एक ठोस वजह चाहिए थी। नताशा ने काफ़ी देर तक दिमाग चलाया और आखिरकार उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान उभर आई। उसे एक रास्ता मिल गया था। उसने ऑनलाइन एक फर्जी सर्टिफिकेट बनाने वाले से संपर्क किया और उससे अपने नाम का एक मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट बनवाया। उस रिपोर्ट में साफ लिखा था कि वह एक टर्मिनल बीमारी यानी कैंसर से पीड़ित है। नताशा को पूरा भरोसा था कि अगर अरनिया जी यह रिपोर्ट देख लेगी तो वह कभी भी उसे घर से निकालने की हिम्मत नहीं करेगी। अगली सुबह अरनिया जी नीचे आई। उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि आज वह नताशा को घर से निकालने का फैसला कर चुकी है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, नताशा ने ही पहल कर दी। मॉम, मुझे इन दिनों कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा। नताशा ने हल्की सी कमजोरी दिखाते हुए कहा। मैं आज हॉस्पिटल जाकर चेकअप करवाने वाली हूँ। क्या आप मेरे साथ चलेगी? फिर उसने तुरंत जोर दिया, नहीं, रहने दीजिए। आप आराम कीजिए, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। अरनिया जी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। सच कहे तो नताशा आज वाकई कुछ फीकी लग रही थी। वैसे भी अरनिया जी मन बना चुकी थी कि नताशा को घर से निकालना ही है। 2-4 घंटों का फर्क क्या पड़ता था। उन्होंने सोचा कि दोपहर में उसे साफ साफ कह देगी। ठीक है, खुद चली जाओ, अरनिया जी ने ठंडे लहजे में कहा। दोपहर के वक्त लंच का समय होने वाला था। नताशा वापस लौटी। उसकी आंखें लाल थी, चेहरे पर आंसुओं के निशान थे और उसके कदम बेहद धीमे थे, जैसे हर कदम भारी पड़ रहा हो। अरनिया जी डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। नताशा की हालत देखकर वह अनजाने में चिंतित हो गई। रिपोर्ट कैसी आई? उन्होंने पूछा। मैं ठीक हूँ, नताशा ने रोने से भी ज़्यादा दर्दनाक मुस्कान के साथ कहा। मॉम, खाना खा लेते हैं। अरनिया जी चुपचाप उसका चेहरा देखती रही। नताशा का चेहरा दर्द और घबराहट से भरा हुआ था। क्या सच में रिपोर्ट ठीक नहीं आई? खाना खत्म करने के बाद नताशा ने अपना बैग उठाया और बहुत कमज़ोर आवाज़ में बोली, मॉम, मैं थोड़ा थक गई हूँ, अपने कमरे में जाकर आराम कर लूँ। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली गई। अरनिया जी वहीं खड़ी रही, उलझन में। तभी उनकी नज़र ज़मीन पर पड़े एक कागज़ पर पड़ी। उन्होंने झुककर उसे उठाया। जैसे ही उन्होंने उस रिपोर्ट को पढ़ा, उनके हाथ कांप गए। रिपोर्ट में साफ लिखा था, कैंसर। अरनिया जी की आंखें तुरंत भर आई। यह वही बेटी थी जिसे उन्होंने 10 साल से ज़्यादा समय तक अपने हाथों से पाला था। अगर इतनी कम उम्र में उसे कैंसर हो गया, तो आगे उसका क्या होगा? हालांकि अब उनका दिल नताशा से पहले जैसा नहीं रहा था और वह उसे घर से निकालना चाहती थी। लेकिन यह रिपोर्ट देखकर उनका दिल बुरी तरह भारी हो गया। अब उन्हें समझ आया कि नताशा इतनी उदास और टूटी हुई क्यों लग रही थी। कौन सी लड़की इतनी बड़ी बीमारी की खबर सुनकर टूट नहीं जाएगी? अरनिया जी का रिपोर्ट हाथ में लिए चुपचाप नताशा के कमरे में चली गई। उनके आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वह आवाज़ नहीं कर रही थी। उन्हें वह दिन याद आ गया जब नताशा पहली बार ओबरॉय फैमिली में आई थी। एक छोटी सी बच्ची जो हर वक्त आज्ञाकारी नज़रों से उन्हें देखती रहती थी। हर रात वह उनसे कहानी सुनाने की जिद करती थी। हर मदर्स डे पर वह कार्ड और छोटे छोटे गिफ्ट बनाकर देती थी। अगर बाद में इतनी सारी चीज़ें ना होती तो शायद
नताशा वाकई बुढ़ापे तक उनका साथ देती। यह सोचकर अरनिया जी का दिल और भारी हो गया। छोड़ो, उन्होंने मन ही मन फैसला कर लिया। वह नताशा को अभी घर से नहीं निकालेगी, कुछ समय तक उसे अपने पास ही रखेगी। आखिरकार नताशा के पास ज़्यादा समय नहीं बचा था। उनका माँ बेटी का रिश्ता अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ था। उधर अपने कमरे में बैठी नताशा ने ठंडी हंसी हंसी। अभी अभी उसने दरवाजे के बाहर से झांक कर देखा था। उसने साफ देखा था कि अरनिया जी ने वह रिपोर्ट उठा ली है। अब तक उन्होंने कैंसर शब्द पढ़ भी लिया होगा। इस बार वह उसे कभी घर से निकालने की हिम्मत नहीं करेगी। वह अब भी ओबरॉय फैमिली की बेटी थी। अगली सुबह नताशा नींद से उठी और आलस से खिंचाव लिया। उसका मूड बेहद अच्छा था। वह बाथरूम गई और जैसे ही शीशे में खुद को देखा, उसकी चीख निकल गई। उसके बाल पहले से पतले लग रहे थे, रंग पीला और रूखा हो चुका था। आंखों के नीचे गहरे डार्क सर्कल थे। पूरा चेहरा पीला और कमज़ोर दिख रहा था। आंखें लाल थी। चेहरे पर बड़े बड़े पोर्स और हल्की झुर्रियाँ भी साफ दिख रही थी। वह कल जैसी सुंदर बिल्कुल नहीं लग रही थी। यह क्या हो रहा है? नताशा की आवाज़ कांप रही थी। उसकी आंखों में डर भर आया। कल तक तो वह बिल्कुल ठीक थी। आज अचानक वह 10 साल बड़ी क्यों लगने लगी? क्या किसी ने उस पर कोई जादू कर दिया? नताशा बिस्तर पर बैठ गई और काफ़ी देर तक सोचती रही। आखिरकार उसे जवाब मिल गया। लक लॉस। उसकी किस्मत फिर से कम हो रही थी। उसने सारी बातों को जोड़ा। कल वह ट्रेंडिंग में थी। नीचे कमेंट्स में लोग उसे जमकर गालियां दे रहे थे। उसकी किस्मत गिर रही थी, इसलिए वह अपनी खूबसूरती भी संभाल नहीं पा रही थी। माँ ही, नताशा ने गुस्से में तकिया पीट दिया। मेरी किस्मत फिर से उसी ने छीन ली। वह बदसूरत कैसे हो सकती थी? उसे आगे चलकर फीमेल लीड बनना था। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की चमकदार स्टार बनना था। सबको दिखाना था कि वही जीतेगी। अगर चेहरा ही नहीं रहेगा तो सब खत्म हो जाएगा। उसकी सारी उम्मीदें, सारे सपने, सब टूटने लगे थे। नोट: कमेंट नहीं रुकने चाहिए। ऑनलाइन ड्रामा। नताशा गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से भरी हुई थी। वह अपने कमरे में ही बंद रही और बाहर निकलने की हिम्मत तक नहीं की। जब भी वह शीशे में खुद को देखती, उसका दिल और ज़्यादा बैठ जाता। यह हालात उसने पहले भी देखे थे, जब उसकी किस्मत गिरने लगती थी। पहले जब भी उसका लक लॉस होता था, वह सीधे मास्टर प्रेम के आंगन चली जाती थी और उनसे अपनी किस्मत वापस करवाती थी। लेकिन अब मास्टर प्रेम जेल में थे। इस बार उसे संभालने वाला कोई नहीं था। वह पूरी तरह अकेली थी। नताशा देर तक कमरे में बैठी रही, जब तक कि बाहर से नौकर ने दरवाज़ा खटखटाकर उसे डिनर के लिए बुलाया। तब जाकर वह बाहर निकली। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था, आंखों में चमक नहीं थी, जैसी उसकी सारी जान ही निकल गई हो। डाइनिंग टेबल पर अरनिया जी बैठी थी। जैसे ही उनकी नज़र नताशा पर पड़ी, वह चौंक गई। तुम्हारा चेहरा? वह आगे कुछ नहीं बोल पाई। अचानक अरनिया जी को याद आया कि कैंसर जैसी बीमारी के बाद इंसान का जल्दी बूढ़ा दिखना बिल्कुल नॉर्मल है। अगर वह कुछ और कह देती तो नताशा शायद और टूट जाती। नताशा हल्की सी मुस्कान के साथ टेबल के पास आई। मॉम, चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं, अरनिया जी ने तुरंत कहा। हाँ हाँ, चलो खाते हैं। खाना खाते वक्त अरनिया जी बार बार नताशा की प्लेट में सब्जी और खाना डालती रही। उनका लहजा पहले से कहीं ज़्यादा नर्म था।
तुम ज़्यादा खाया करो, उन्होंने प्यार से कहा, ताकि तुम्हारा शरीर थोड़ा स्ट्रांग रहे। मॉम को चिंता मत दो। थैंक यू मॉम, नताशा ने सिर झुका लिया। उसके होठों पर हल्की सी तंज भरी मुस्कान थी। लॉस पूरी तरह बुरा भी नहीं था। कम से कम अब उसकी एक्टिंग पहले से कई ज़्यादा रियल लग रही थी। दोनों ने एक अजीब सी गर्माहट भरे माहौल में ब्रेकफास्ट ख़त्म किया। दोपहर में दोनों ने साथ बैठकर लंच भी किया। लंच के बाद नताशा आखिरकार खुद को नहीं रोक पाई और रोने लगी। उसने अरनिया जी से कहा कि उसकी बीमारी बहुत गंभीर है और शायद वह आगे चलकर उनका बुढ़ापा तक ख्याल भी ना रख पाए। अरनिया जी ने उसे दिलासा दिया। कोई बात नहीं, उन्होंने कहा, मॉम को बस तुम्हें खुश देखना है। तुम अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। नताशा कुछ देर सिसकती रही, फिर धीरे धीरे अपनी असली बात पर आई। मॉम, मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, उसने भराई आवाज़ में कहा। डॉक्टर ने कहा है कि अच्छे मेडिसिन्स बहुत महंगे होते हैं। अगर आप मेरे साथ ना होती तो मैं इलाज पर एक पैसा भी खर्च नहीं करती। उसका इशारा साफ था। अरनिया जी की नज़रें इधर उधर घूमीं। कुछ सेकंड सोचने के बाद उन्होंने कहा, मॉम तुम्हारे इलाज के लिए पैसा देगी। आखिर हम माँ बेटी है, चिंता मत करो। मॉम तुम्हें दवाइयों के लिए पैसों की कमी नहीं होने देगी। इतना कहकर वह कमरे में गई और एक कार्ड लेकर लौटी। नताशा की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत हाथ बढ़ाकर कार्ड ले लिया। थैंक यू मॉम, उसने भावुक होते हुए कहा। अगर आप नहीं होती तो शायद मुझे सड़कों पर रहना पड़ता। इस बार अरनिया जी ज़रूर उसे बहुत सारे पैसे देगी, है ना? कम से कम 1 करोड़ तो होना चाहिए। वह पैसे बचा कर रखेगी। अरनिया जी ने कहा, इस कार्ड में 60 लाख है, पहले इससे काम चला लो। अगर कम पड़ जाए तो मॉम से कहना। मेरे पास अभी और भी है। हालांकि उनके पास काफ़ी पैसा था, लेकिन वह नताशा को बहुत ज़्यादा नहीं देना चाहती थी। यह रकम काफ़ी समय तक दवाइयों के लिए पर्याप्त थी। ठीक है मॉम, नताशा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं पहले अपनी दवा ले लेती हूँ। वह कार्ड लेकर अपने कमरे में चली गई। कमरे में पहुँचते ही नताशा का सारा गुस्सा फूट पड़ा। उसका पूरा चेहरा काँप रहा था। उसने गुस्से में तकिया पीटा। यह बुढ़िया, उसने दांत पीसते हुए कहा, कैंसर होने पर भी सिर्फ 60 लाख? इतना पैसा कौन खर्च कर पाता है? कितनी कंजूस है। उसके पास तो सैकड़ों मिलियन की प्रॉपर्टी और एसेट्स है। करोड़ों का ख्याल आते ही उसका दिल और जलने लगा। उसने इतने साल अरनिया जी की सेवा की थी। उसे कम से कम 10 करोड़ तो मिलने ही चाहिए थे। मुझे और पैसा निकालने का तरीका सोचना ही होगा, नताशा ने मन ही मन फैसला किया। उसकी आंखों में नफरत चमक रही थी। उधर अरनिया जी अपने कमरे में लौटी और अपने अकाउंट्स का बैलेंस चेक किया। उनका पैसा अलग अलग बैंकों में बटा हुआ था। कुछ रियल एस्टेट में लगा था और हर महीने एक फिक्स इनकम भी आती थी। इस हिसाब से नताशा को दिए गए 60 लाख उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वह यह पैसा अपने पास ही संभाल कर रखना चाहती थी। नताशा को सब कुछ दे देना नामुमकिन था। अरनिया जी जानती थी कि नताशा उनकी बायोलॉजिकल बेटी नहीं है। आगे चलकर उनका ज़्यादातर पैसा उनके बेटे को ही जाना था। शायद थोड़ा सा हिस्सा वह माही को मुआवजे के तौर पर छोड़ दे। नताशा देर तक सोचती रही। वह अपने इस बूढ़े और बदले हुए चेहरे के साथ किसी से मिलना नहीं चाहती थी।
लेकिन यूं ही लक लॉस होता रहना भी कोई हल नहीं था। उसे हालात संभालने की पूरी प्रोसेस करनी ही थी। उसने अपने फ़ोन में वे सारे पोस्ट देखे जिनमें लोग उसे गालियां दे रहे थे। उसका माथा सिकुड़ गया। काफ़ी देर बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आया, लाइव ब्रॉडकास्ट। वह लाइव जाएगी और सबको बताएगी कि वह टर्मिनल बीमारी से जूझ रही है। वह लोगों की सहानुभूति हासिल करेगी ताकि नेटिजन्स उसे टारगेट करना बंद कर दे। अगर वह खुद को बेचारी दिखाए तो लाइव स्ट्रीम के जरिए कुछ इनकम भी कमा सकती है और कुछ समय बाद वह कह देगी कि डॉक्टर ने गलत डायग्नोसिस कर दिया था। जल्द ही नताशा ने लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू कर दी। वह अपने फ़ोन के सामने बैठी थी। उसकी आंखें लाल थी, पलकों पर आंसू अटके हुए थे और चेहरा बेहद थका हुआ लग रहा था। कैमरा ऑन होते ही उसने भारी आवाज़ में बोलना शुरू किया, हेलो सभी को, मैं नताशा हूँ। आज मैंने यह लाइव इसलिए शुरू की है ताकि आज के ट्रेंडिंग टॉपिक को क्लियर कर सकूं। आज पहली बार मेरी मुलाकात अनीता जी से हुई थी। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मुझे उनके लिए लॉयर हायर करना पड़ा। उसने रुककर सांस ली, फिर आगे बोली, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं बचपन से ही इंस्टीट्यूट में थी और बाद में ओबरॉय फैमिली ने मुझे गोद लिया। मैं सिर्फ यह जानना चाहती थी कि अनीता जी का फैमिली बैकग्राउंड क्या है। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वह मुझसे लॉयर हायर करने की भीख मांगेगी। उस वक्त मुझे वह बहुत बेचारी लगी, इसलिए मैंने उनकी मदद करने का फैसला किया। मैं आज यहाँ आप सबसे माफ़ी मांगने आई हूँ। नताशा लगातार सफाई देती रही। लाइव शुरू होते ही ज़्यादातर लोग सिर्फ तमाशा देखने आए थे। जैसे ही उन्होंने नताशा की सफाई सुनी, बहुत से लोग बिना सहानुभूति के लाइव छोड़कर चले गए। लेकिन जो लोग पहले से नताशा से नफरत करते थे, वे लोग लाइव में ही उसे गालियां देने लगे। क्या तुम्हें लगता है हम यह सब मान लेंगे? झूठी कही की। सुना है तुम हर महीने अपनी बायोलॉजिकल माँ से मिलती हो। तुम्हारी वजह से ही तुम्हारे एडॉप्टेड पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ। शर्म नहीं आती? अब सफाई दे रही हो। हमें बेवकूफ़ समझ रखा है। जो भी तुम्हारी बात माने वह सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। भाग जाओ यहाँ से, मनहूस औरत। कमेंट्स लगातार जहरीले होते जा रहे थे। नताशा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए कहा, प्लीज़ मेरी बात सुनिए। मेरे इरादे कभी गलत नहीं थे। मैं बस सच बताना चाहती हूँ। मैं भी बेगुनाह हूँ और वैसे भी मेरे पास जीने के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा है। यह सुनते ही लाइव में हलचल मच गई। इसका क्या मतलब है? मैं नहीं मानता। मर ही जाओ तो बेहतर है। हवा खराब मत करो। इतनी बड़ी झूठी बात कौन मानेगा? कमेंट शक और तानों से भर गए। तभी नताशा ने अपना मेडिकल रिपोर्ट कैमरे के सामने निकाला। उसकी नाक लाल हो चुकी थी, आंसू लगातार गिर रहे थे और चेहरा दर्द से भरा हुआ था। मैं टर्मिनल इलनेस से जूझ रही हूँ, उसने कांपती आवाज़ में कहा। मैं आप सबसे बस थोड़ी सी दया की उम्मीद करती हूँ। मुझे पता है कि मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, लेकिन क्या आप एक मरते हुए इंसान को माफ़ नहीं कर सकते? यह मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है। इसके बाद उसने अनीता जी के साथ अपने रिश्तों को भी समझाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में कुछ नेटिजन्स का रवैया बदलने लगा। क्या हमने वाकई उसे गलत समझ लिया? कोई भी टर्मिनल इलनेस पर मजाक तो नहीं करेगा, है ना? नताशा सच में बहुत दयनीय लग रही है। पहले वह कितनी खूबसूरत थी,
अब तो जैसे 10 साल बूढ़ी लगने लगी है। सच कहे तो तब वह बहुत छोटी थी, शायद उसे कुछ समझ ही नहीं था। हाँ, उसकी गलती नहीं थी कि उसे ओबरॉय फैमिली के पास भेज दिया गया। सब लोग थोड़ी दया दिखाओ। मैं उसका पुराना फैन हूँ। आज भी उसके लिए बुरा लग रहा है। कम से कम अब उसे और मत कोसो। धीरे धीरे कुछ लोग नताशा के पक्ष में बोलने लगे। उन्हें लगा कि एक मरते हुए इंसान पर इतना सख्त होना ठीक नहीं है। जैसे ही नताशा ने देखा कि कोई उसके लिए बोल रहा है, उसने तुरंत आभार भरा चेहरा बना लिया। लाइव में मौजूद सभी दोस्तों को थैंक यू, जिन्होंने मेरे लिए आवाज़ उठाई। आपने जो गर्माहट दी है, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। मुझे पता है मैंने गलतियाँ की है और यह लाइव मैंने खुद को सुधारने के लिए शुरू की है। उम्मीद है आप मेरी कहानी से कुछ सीखेंगे और अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिएंगे। लाइव में मौजूद कुछ लोग अब पूरी तरह नताशा के सपोर्ट में आ चुके थे। नताशा की आंखें फिर से लाल हो गई। थैंक यू मेरी फैमिली। मुझे नहीं लगा था कि ज़िंदगी के आखिरी मोड़ पर मुझे इतनी गर्माहट मिलेगी। आई लव यू ऑल। लेकिन ज़्यादातर कमेंट्स अब भी निगेटिव थे। इतनी एक्टिंग क्यों कर रही हो? क्या लोग भूल गए कि पहले नताशा कितनी घमंडी थी? इंटरनेट की मेमोरी होती है। उसने तो मर्दों के साथ भी बहुत गड़बड़ की थी। रणबीर ओबरॉय आज व्हील चेयर पर है। उसकी वजह भी यही है। जिसे इस पर तरस आएगा वही आगे चलकर बदकिस्मत होगा। इतने बड़े सेंट मत बनो। क्या माफ़ी मांग लेने से गलती मिट जाती है? मुझे नहीं लगता कि नताशा सच में पछता रही है। बस वह अकेली पड़ गई है, इसलिए ऑनलाइन ड्रामा कर रही है। मत फंसना, वह एक एक्ट्रेस है। ज़्यादातर लोगों की चेतावनी के बावजूद कुछ लोग ऐसे भी थे जो सच जाने बिना नताशा को क्लीन चिट देने लगे। कुछ लोगों ने तो दोबारा नताशा के लिए फैन ग्रुप भी बना लिया। उनका स्लोगन था, जो इंसान सच्चे दिल से माफ़ी मांगता है उसे सम्मान और माफ़ी का मौका मिलना चाहिए। उसी वक्त समीक्षा ने भी यह लाइव ब्रॉडकास्ट देख ली। वह गुस्से से भर उठी। फ़ोन हाथ में लेकर वह तुरंत माही के कमरे की तरफ भागी। पिछले कुछ दिनों में समीक्षा माही के विला में ही रह रही थी, इसलिए उनसे मिलना उसके लिए बहुत आसान था। सिंपैथी, माही जल्दी दरवाज़ा खोलो, समीक्षा घबराई हुई आवाज़ में बोली। वह बेशरम नताशा सच में लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू कर चुकी है। रो रो कर सिंपैथी बटोर रही है। जल्दी देखो। माही ने दरवाज़ा खोला और समीक्षा को अंदर आने दिया। कौन सी लाइव? उसने शांत स्वर में पूछा। दोनों सोफे पर बैठ गई और नताशा की लाइव ब्रॉडकास्ट देखने लगी। स्क्रीन पर नताशा का चेहरा पीला पड़ा हुआ था, जैसे वह अचानक कुछ साल बूढ़ी हो गई हो। चेहरे पर झारियाँ साफ दिख रही थी। बाल पीले और रूखे हो चुके थे। पूरा लुक बेहद कमज़ोर और थका हुआ लग रहा था। लाइव में नताशा ने हाथ जोड़ लिए और कैमरे की तरफ देखते हुए बोली, मैं पश्चाताप करना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे एक मौका दीजिए। मैं अपने पेरेंट्स की गलतियों का प्रायश्चित अपनी ज़िंदगी से करना चाहती हूँ। आगे से मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम करूँगी, अनाथालय में डोनेशन दूंगी और कभी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगी। कमेंट सेक्शन में बहुत से लोग पहले ही पिघल चुके थे। वह अभी जवान थे हैं। अगर गलत रास्ते पर चली गई तो भी उसे एक मौका मिलना चाहिए। कौन है जिसने जवानी में गलती नहीं की? ये सब तो उसके पेरेंट्स की वजह से हुआ। इसमें नताशा की क्या गलती? उसका एटीट्यूड तो अच्छा लग रहा है। वह टर्मिनल इलनेस से जूझ रही है।
थोड़ा पुण्य कमाओ। सच में बहुत बेचारी लग रही है। हमारी नताशा के पास अब क्या बचा है? करियर चला गया, प्यार चला गया, इतनी पीटी हुई लड़की से और क्या चाहिए? कमेंट्स देखते ही समीक्षा का गुस्सा और भड़क गया। उसने मुट्ठियां भींच ली और चेहरा और भी बिगड़ गया। ये नताशा सच में दिन पर दिन और ज़्यादा गिरती जा रही है। लाइव में खुलेआम बोल रही है कि उसे टर्मिनल इलनेस है। माही जल्दी बताओ, क्या इसे सच में कुछ है? माही ने स्क्रीन पर नज़र डालते हुए सिर हिला दिया। इसके चेहरे से तो ऐसा नहीं लगता। इसकी लाइफ अभी काफ़ी लंबी है। मुझे पता था। समीक्षा गुस्से में दांत पीसते हुए बोली। मुझे पहले से ही पता था। यह सब झूठ है। इतने सारे नेटिजन्स के सामने बीमारी का ड्रामा कर रही है और सिंपैथी बटोर रही है। अगर झूठ है तो एक दिन जरूर सामने आएगा, माही ने बेहद शांत स्वर में कहा। टेंशन मत लो, मेरे पास अभी भी काफ़ी सबूत है। सब कुछ पहले से ही उसके कंट्रोल में था। नताशा अभी जितना उछल रही थी, आगे चलकर उतनी ही जोर से गिरेगी। सच में? समीक्षा की आंखें चमक उठी। मुझे भी देखना है। माही ने उसे वह सारी जानकारी दिखा दी जो उसने इकट्ठा की थी। पढ़ते ही समीक्षा का मूड हल्का हो गया। वह हंस पड़ी। हा हा हा, अब देखते हैं आगे यह कैसे पलटवार करेगी। जब सब लोग इस पर तरस खाएंगे तब हम सबूत रिलीज करेंगे। तब नेटिजन्स इसे पहले से भी ज़्यादा नफरत करेंगे। माही ने सिर हिलाया। उस वक्त शायद अरनिया जी के घर में भी इसके लिए कोई जगह नहीं बचेगी। बिल्कुल, समीक्षा मुस्कुरा उठी। उसका सारा गुस्सा जैसे हवा हो गया। उसने लाइव ब्रॉडकास्ट बंद कर दी और नताशा की हरकतों पर ध्यान देना छोड़ दिया। अगले ही दिन नताशा की लाइव ब्रॉडकास्ट ट्रेंडिंग टॉपिक बन गई। उसका फैन क्लब भी दोबारा बन गया, जिसमें ज़्यादातर छोटे बच्चे थे। लाइव के जरिए उसे लाखों के टिप्स मिलने लगे। जैसे ही नताशा खड़ी हुई, उसके होठों के कोने अपने आप ऊपर उठ गए। इसी रफ्तार से चला तो जल्द ही 5 करोड़ हो जाएंगे, उसने मन ही मन सोचा। फिर डायरेक्टर के पैसे लौटा दूंगी। अब उसे अरनिया जी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं थी। वह खुद सक्षम हो चुकी थी। उसने तुरंत वीर के साथ चैट खोली। देखो, ये पैसे मैंने बस कुछ घंटों की स्ट्रीमिंग से कमाए हैं। आगे से मेरे साथ रहो। स्वराजरी मीडिया में पड़े रहकर कुछ नहीं होगा। नताशा का आत्मविश्वास आसमान छूने लगा था। वीर ने तुरंत रिप्लाई किया। नताशा तो अब भी सबसे बेस्ट है। आगे अगर पैसा कमाने का मौका मिले तो मुझे ज़रूर साथ लेना। ये चापलूसी भरे शब्द नताशा के अहंकार को पूरी तरह तृप्त कर गए। नताशा ने हंसते हुए लिखा, ये नेटिजन सच में कितने बेवकूफ़ हैं। बस थोड़ी सी सिंपैथी दिखाई और लोग पैसे लुटाने लगे। मैंने यूं ही समझाया और सबने मान लिया। झूठा सर्टिफिकेट बनाया, कैंसर का ड्रामा किया, फिर भी सब यकीन कर बैठे। हा हा हा। उसे खुद पर बेहद गर्व हो रहा था। उसने सोचा था कि सफाई देना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन नेटिजन्स इतनी आसानी से बहक जाएंगे, यह उसने सोचा भी नहीं था। आगे चलकर वह और पॉपुलर होगी, लाइव करेगी, प्रोडक्ट बेचेगी और मोटी कमाई करेगी। वीर ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया। नताशा सच में बहुत स्मार्ट है। सबको अपने खेल बना दिया। उसके मन में साफ था कि नताशा का अंत अच्छा नहीं होने वाला। लेकिन नताशा जोर से हंस पड़ी। हाँ, सब बेवकूफ़ हैं। आगे भी मैं इनसे खूब पैसा निकलवाऊंगी। इतना लिखकर उसने फ़ोन बंद कर दिया और बाथरूम में जाकर फ्रेश होने लगी। उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उसी वक्त उसका फ़ोन रिमोटली कंट्रोल किया जा रहा था और उसकी सारी चैट के स्क्रीनशॉट अपने आप सेव हो चुके थे। रणवीर की आंख अभी अभी खुली ही थी कि उसने मोबाइल उठाया और देखा कि
नताशा की वह लाइव स्ट्रीम जिसमें वह सिंपैथी बटोर रही थी ट्रेंडिंग में चल रही है। उसने जैसे ही वीडियो खोला, कमेंट्स पढ़कर उसका खून खौल उठा। इतने सारे नेटिजन्स नताशा के पक्ष में बोल रहे थे, उसके लिए अच्छे शब्द लिख रहे थे, और उससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह थी कि उसके नाम से बाकायदा एक नया फैन क्लब तक बन चुका था। यह सब उसकी समझ से बिल्कुल बाहर था। रणबीर ने फ़ोन हाथ में पकड़े पकड़े व्हील चेयर कंट्रोल की और सीधे कार्तिक के कमरे की तरफ बढ़ गया। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। कार्तिक नींद में डूबा हुआ दरवाज़ा खोलते हुए चिढ़ गया। क्या कर रहे हो? मुझे अभी नींद पूरी नहीं हुई है। वह रात को 3 बजे तक जागा था और अब थोड़ा सोना चाहता था। रणबीर ने बिना कुछ कहे मोबाइल उसके आंखों के सामने कर दिया। देखो, नताशा को जरा भी शर्म नहीं आई। ऑनलाइन रोध होकर बेचारी बनने का ड्रामा कर रही है और लोग उस पर विश्वास भी कर रहे हैं। कुछ ही घंटों में उसे लाखों के टिप्स मिल गए हैं। कार्तिक ने स्क्रीन पर नज़र डाली। वह यह खबर पहले ही देख चुका था। उसने लापरवाही से कहा, कौन परवाह करता है? अगर उसे सच में टर्मिनल इलनेस है तो आखिरी दिनों में जो करना है करने दो। रणबीर ने नाराज नज़रों से अपने भाई को देखा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि उसे टर्मिनल इलनेस है? किसे टर्मिनल इलनेस है? तभी करण भी अपने कमरे से बाहर निकला। वह अभी भी पजामा पहने हुए था और चेहरे पर हैरानी थी। रणबीर ने तुरंत कहा, नताशा ने कल रात लाइव ब्रॉडकास्ट की। उसने कहा कि उसे टर्मिनल इलनेस है। सबके सामने माफ़ी मांगी और बोली कि वह दिल से पश्चाताप करना चाहती है। इंटरनेट के अमीर लोगों ने उस पर पैसे लुटा दिए और उसका फैन क्लब भी फिर से खुल गया। क्या? करण की नींद पल में उड़ गई। उनके चेहरे पर अविश्वास साफ झलक रहा था। नताशा को तो सब लोग अनलकी मान चुके थे, फिर भी लोग उसे पैसे दे रहे थे। सच में दुनिया बहुत फ्री हो चुकी थी। रणबीर ने गुस्से में आगे कहा, ये 100% झूठ है। मैं उसे इतने सालों से जानता हूँ। अगर उसे सच में कोई जानलेवा बीमारी होती तो क्या वह लाइव खोलकर ड्रामा करती? वो तो कब की खुद को ख़त्म कर चुकी होती। 10 साल से ज़्यादा साथ रह चुके थे। कौन नहीं जानता था कि नताशा कैसी है? करण ने भौवें सिकुड़ ली। उसने ज़रूर मेडिकल रिपोर्ट फर्जी बनाई होगी। कार्तिक ने सिर खुजलाया। पर वह अचानक लाइव क्यों कर रही है और बेचारी बनने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? उसका असली मकसद क्या है? यह सवाल सुनकर तीनों के चेहरे पर एक साथ उलझन छा गई। करण ने मोबाइल निकाला। माही से पूछते हैं, उसे ज़रूर पता होगा। ठीक है, रणबीर और कार्तिक ने एक साथ कहा। करण ने ग्रुप चैट खोली और माही को टैग किया। माही, नताशा ने कल रात बेचारी बनने का नाटक क्यों किया? उसकी लाइव ब्रॉडकास्ट का असली मकसद क्या है? तीनों ने आधे घंटे से ज़्यादा इंतज़ार किया। जब वे नाश्ते की टेबल पर बैठे थे तभी माही का रिप्लाई आया। माही ने रिप्लाई में कहा था, परसों जो नताशा से जुड़ा ट्रेंड बना था उससे उसकी बहुत किस्मत चली गई। वह सिंपैथी दिखाकर अपनी थोड़ी सी किस्मत बचाने की कोशिश कर रही है। अगर उसकी किस्मत बहुत तेज़ी से गिरी तो उसका शरीर जल्दी बूढ़ा होने लगेगा। मैसेज पढ़ते ही तीनों को जैसे सब समझ आ गया। तो यह बात है, रणबीर गुस्से में बोला। मुझे पता था ये कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर कर रही है। कार्तिक ने ठुड्डी पकड़कर सोचा, अब हम क्या करें? करण ने धीमी आवाज़ में कहा, मीडिया के कुछ लोगों को पैसा देते हैं। नताशा के पुराने कारनामे सब एक साथ इंटरनेट पर डालते हैं। लोगों को उसकी असली सूरत दिखनी चाहिए। कार्तिक ने सिर हिलाया। मुझे भी यही ठीक लगता है। तीनों ने तुरंत पैसे खर्चे करके ऑनलाइन लोगों को हायर किया और नताशा की पुरानी हरकतों को इकट्ठा कर इंटरनेट पर फैलाने लगे। ज़्यादातर लोगों ने पोस्ट देखकर नताशा से और ज़्यादा नफरत करनी शुरू कर दी, लेकिन उसके फ़ैन क्लब में हलचल मच गई। नताशा के फ़ैन ग्रुप में
कोई नताशा को बदनाम कर रहा है। सच में मैं अभी देखती हूँ। ये लोग मरने लायक है। हम इन्हें रिपोर्ट करेंगे। ये नताशा की रिपुटेशन खराब कर रहे हैं। वह पहले ही इतनी बेचारी है, फिर भी लोग उसे नहीं छोड़ रहे हैं। करण और दोनों भाइयों की इस हरकत ने नताशा के फैंस की प्रोडक्टिव इंस्टीट्यूट और भड़का दी। वे और ज़्यादा पागलपन से नताशा के लिए खड़े होने लगे और बार बार उन पोस्ट को रिपोर्ट करने लगे। जब तीनों को इसका पता चला तो वे भी लाचार हो गए। ये लोग समझते क्यों नहीं? रणबीर झुंझलाया। नताशा किसी भी हालत में आइडल बनने लायक नहीं है। इसी बीच करण को माही का मैसेज मिला। वो लोग तुमने हायर किए थे ना, है ना? करण ने जवाब दिया, हाँ, हम बस लोगों को नताशा की सच्चाई दिखाना चाहते हैं। लेकिन उसके फैन तो और ज़्यादा एकजुट हो गए, जैसे हमारे ही खिलाफ खड़े हो गए हो। माही का रिप्लाई तुरंत आया, इसे फैन टॉर्चर कहते हैं। जितना ज़्यादा उनके आइडल को सताया जाता है, उतना ही फैन उसे बचाने के लिए पागल हो जाते हैं। इस मामले में ज़्यादा कुछ मत करो। अगर यह सिलसिला यूं ही चलता रहा तो फैमिली की रिपुटेशन पर भी असर पड़ सकता था। नोट, कमेंट नहीं रुकने चाहिए। चॉकलेट। करण ओबरॉय, ठीक है, मैं समझ गया। दोपहर होते ही नताशा ने एक बार फिर अपनी लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू कर दी। कैमरे के सामने बैठी नताशा की आंखों से आंसू बह रहे थे। चेहरा पूरी तरह दुखी और डरा हुआ दिख रहा था। वह कांपती आवाज़ में बोली, आज सुबह फिर से मेरे बारे में अफवाहें फैलाई जा रही है। मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब मेरी मदद करेंगे। लाइव स्ट्रीम में मौजूद उसके फैंस तुरंत उसे दिलासा देने लगे। मत रो, तुम हमारे साथ हैं। नताशा को रोते देख दिल टूट जाता है। चिंता मत करो, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। कौन है जो हमेशा नताशा को बदनाम करता रहता है? मैं वकील हूँ, मैं उस पर केस करूँगा। हाय, कितनी बेचारी है। नताशा ने सिर झुका लिया और भी बेबस आवाज़ में बोली, प्लीज़ किसी बेगुनाह को नुकसान मत पहुँचाइए। मैं यहाँ सबके सामने माही से औपचारिक रूप से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। इतने सालों तक मैंने मैगपाई का घोंसला हथियाकर मिस ओबरॉय बनकर ज़िंदगी जी। मैंने सबको निराश किया। अब उसका निशाना साफ था, माही। लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स मानो फट पड़े। तो इसके पीछे माही है। ये तो हद हो गई। इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है? अंदर ही अंदर नताशा मुस्कुरा रही थी, लेकिन बाहर से वह और भी ज़्यादा टूटी हुई दिखी। प्लीज़ हमारे निजी मामलों में दखल मत दीजिए। जो गलती मैंने की उसकी जिम्मेदारी भी मैं ही उठाऊंगी। आगे चलकर अपने पापों का प्रायश्चित करूंगी। आप सबका धन्यवाद। अब मैं अस्पताल इलाज के लिए जा रही हूँ। अलविदा। यह कहते ही उसने लाइव स्ट्रीम बंद कर दी। गुस्से से भरे उसके फैंस सीधे माही के अकाउंट पर टूट पड़े। माही, क्या तुम इतनी बड़ी दिल की नहीं हो सकती कि नताशा को छोड़ दो? मैं तुम्हें पहले बहुत पसंद करता था, लेकिन अब समझ आ गया कि मैं गलत था। आज से तुम्हें अनफॉलो करता हूँ। प्लीज़ नताशा को माफ़ कर दो। उसकी ज़िंदगी भी आसान नहीं है। जब तुम ओबरॉय फैमिली छोड़ गई थी, तब नताशा ने ही तुम्हारी जगह माता पिता की सेवा की थी। कम से कम इस बात के लिए तो उसे थोड़ा अच्छा ट्रीट करो। नताशा को टर्मिनल इलनेस है, वह कोई झटका सह नहीं सकती। माही, उसे टारगेट करना बंद करो। कमेंट सेक्शन में लोग लगातार माही से माफ़ी मांगने की अपील कर रहे थे, लेकिन बहुत जल्द माही के 8 फैन ग्रुप्स एक्टिव हो गए। उनकी ताकत के सामने नताशा के फैंस टिक ही नहीं पाए। गालियाँ, तर्क और फैक्ट्स की बौछार में नताशा के समर्थकों ने अपने कमेंट्स डिलीट करने शुरू कर दिए और चुपचाप निकल गए। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अगर किसी के फैंस की कॉम्बैट पावर सबसे ज़्यादा थी तो वो माही के थे। यह लड़ाई नताशा के फैंस की हार के साथ ख़त्म हुई। थोड़ी ही देर में एक नया ट्रेंड सामने आया। नताशा के फैंस ने माही से अपने आइडल को नुकसान ना पहुंचाने की गुहार लगाई।
इधर शूटिंग सेट पर रुद्राक्ष को भी यह सब पता चल गया। वह सुबह से शूट कर रहा था। लंच ब्रेक में जैसे ही उसने फ़ोन निकाला, उसकी भौहें इतनी सिकुड़ गई मानो मक्खी भी कुचल जाए। उसने तुरंत माही को कॉल किया और कॉल तुरंत उठ गई। माही, तुम ठीक हो ना? रुद्राक्ष ने फिक्रमंद आवाज़ में पूछा। ये दिमाग से पैदल फैंस बहुत ज़्यादा बदतमीज हो गए हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, माही ने आराम से कहा। लंच कर रही हूँ। तुमने खा लिया? रुद्राक्ष के होठों पर मुस्कान आ गई। हाँ, मैं भी खा रहा हूँ। आज सेट पर आखिरी सीन है। फाइट सीन था। मज़ा आ गया। शाम को विला आ जाओ, बारबेक्यू करेंगे, माही ने कहा। काफ़ी दिन हो गए मिले नहीं। रुद्राक्ष की आंखें खुशी से चमक उठी। पक्का, शूट खत्म करके सीधा आऊँगा। तुम लोग इंग्रेडिएंट्स तैयार रखना। मैं 2 बोतल वाइन भी ले आऊँगा। ठीक है, माही हंस दी। कुछ और देर बात करने के बाद रुद्राक्ष ने अनिच्छा से कॉल काटी। पिछले कुछ समय में वह शूटिंग में बिजी था और माही भी अपने काम में। मिलने का वक्त कम मिला, लेकिन रुद्राक्ष हर दिन अपनी छोटी बड़ी बातें माही से शेयर करता था। अरनिया जी का विला। नताशा ने जैसे ही लाइव ख़त्म की, वह अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। तभी डायरेक्टर का कॉल आ गया। डायरेक्टर ने गला साफ किया। नताशा, अभी बात करना सुविधाजनक है। हाँ डायरेक्टर, बोलिए, नताशा ने बेपरवाही से कहा। अब वह पैसा कमा रही थी। 5 करोड़ जुटा सकती थी। उसे ज़्यादा डर नहीं था। डायरेक्टर ने जल्दी से कहा, प्रोडक्शन टीम ने मिलकर फैसला लिया है कि तुम्हारे रोल को किसी और एक्टर से शूट कराया जाएगा। उम्मीद है तुम समझोगी। तुम्हारी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। ठीक है, नताशा ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। आप लोग तय कर चुके हैं तो मेरा विरोध करना बेकार है। अब उसे एक्टिंग की कोई परवाह नहीं थी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने का सपना तो कब का टूट चुका था। जब से वह बूढ़ी दिखने लगी थी, उसे एक्टिंग में दिलचस्पी भी नहीं रही थी। इंडस्ट्री में जवान और खूबसूरत चेहरों की कोई कमी नहीं थी। डायरेक्टर फिर से खासा। एक और बात है, तुमने कॉन्ट्रैक्ट की 5वीं और 7वीं क्लॉज का उल्लंघन किया है। अपनी इमेज ठीक से मैनेज नहीं की, जिससे प्रोडक्शन को नुकसान हुआ। इसलिए पेनल्टी का एक हिस्सा तुम्हें भरना होगा। हाँ, नताशा ने आंखें घुमाई और बिल्कुल बेपरवाही से जवाब दिया। डायरेक्टर ने बात आगे बढ़ाई। यह रकम कुल मिलाकर 5 करोड़ है। कल रात तक किसी भी हाल में यह पैसे हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाने चाहिए। उसे थोड़ा अजीब लगा। आज नताशा का रवैया कुछ अलग ही था। ना कोई हंगामा, ना कोई रोना धोना। नताशा ने ठंडी आवाज़ में कहा, 5 करोड़ बहुत ज़्यादा है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 करोड़ ही दूंगी। लेना है तो लो, वरना छोड़ दो। अभी जो आपने कहा है वह मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। अगर आप नहीं माने तो मैं इसे ऑनलाइन डाल दूंगी और सबको खुद जज करने दूंगी। अब उसके पास थोड़े बहुत फैंस तो थे ही। कुछ समय तक वह टिकी रह सकती थी। डायरेक्टर ने गुस्से में आवाज़ दबाकर कहा, कॉन्ट्रैक्ट भूल गई हो। तुम्हारे कारण प्रॉब्लम हुई है और अब भी प्रोडक्शन टीम से उम्मीद कर रही हो वह तुम्हारे गंदगी साफ करे। नताशा ने अपने नए बने नाखूनों को देखते हुए तंज कसते हुए कहा, मैंने प्रोफेशनल लॉयर से बात कर ली है। अगर केस भी हुआ तो भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5 करोड़ ही दूंगी। लेकिन केस का मतलब है आपकी प्रोडक्शन टीम का टाइम बर्बाद होना और पूरे ड्रामा पर निगेटिव असर पड़ना। तो क्या आप सच में मुकदमा लड़ना चाहते हैं? डायरेक्टर का गुस्सा फूट पड़ा। 3 करोड़ नहीं चलेंगे, बहुत कम हैं। तो चलिए बीच का रास्ता निकालते हैं, नताशा ने सपाट लहजे में कहा। 4 करोड़। डायरेक्टर ने लंबी सांस ली। आखिरकार उसे झुकना पड़ा। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके पैसे ट्रांसफ़र कर दो। हमें इसी पैसे से काम शुरू करना है। ठीक है, कल रात तक कर दूंगी। यह कहकर नताशा ने फ़ोन काट दिया। फ़ोन काटते ही डायरेक्टर गुस्से से दीवार पर मुक्का मार बैठा। उसकी हथेली से खून बहने लगा।
इस घटना ने उसे सबक सिखा दिया था। आगे से उसे एक्टर्स चुनते वक्त बहुत सावधान रहना था। नताशा जैसे बैन हो चुके आर्टिस्ट के साथ काम करने की गलती वह दोबारा नहीं करेगा। इधर नताशा के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे मैंने सोचा था। अब उसे जल्द से जल्द बस पैसे जुटाने थे। अनीता जी के कार्ड में पहले से 2 करोड़ थे। हाल ही में लाइव ब्रॉडकास्ट से उसे 7 लाख मिल चुके थे। अरनिया जी ने भी उसे 7 लाख दिए थे। उसके पास पहले से 30 लाख मौजूद थे। मतलब कुल मिलाकर वह सिर्फ 50 लाख की कमी थी। अगर इधर उधर से थोड़ा पैसा जुटा लिया जाए तो यह रकम बहुत जल्दी पूरी हो सकती थी। उसी रात माही के विला में रुद्राक्ष कार से उतरा और विला के अंदर चला गया। अंदर जाते ही उसने देखा कि ग्रिल लग चुकी थी और समीक्षा मांस और सब्जियों की सीकें तैयार कर रही थी। रुद्राक्ष को देखते ही समीक्षा मुस्कुरा दी। आ गए? माही लिविंग रूम में है। ठीक है। रुद्राक्ष हाथ में बटर क्रीम केक के साथ सीधे लिविंग रूम की तरफ बढ़ गया। माही बहुत दिन बाद मिले, उसने मुस्कुराते हुए कहा। माही ने भी मुस्कान के साथ जवाब दिया। आओ बैठो। आजकल कैसे चल रहा है सब? वेदांत ने शतरंज की बिसात पर एक काली गोटी रखी। तक की आवाज़ गूंजी। इन दिनों शूटिंग बहुत मज़ेदार रही। रुद्राक्ष ने चाय का कप उठाते हुए कहा। कई सीनियर एक्टर्स के साथ काम किया, बहुत कुछ सीखने को मिला। आगे चलकर मैं एक स्पाई ड्रामा भी करना चाहता हूँ। माही ने सिर हिलाया। अगर स्पाई ड्रामा है तो मेरे स्टूडियो के पास अच्छे स्क्रिप्ट्स हैं, पहले देख लेना। जो पसंद आए उसमें मैं डायरेक्टर से बात करवा दूंगी। ये तो कमाल है। रुद्राक्ष खुश हो गया। मैं अच्छे से सिलेक्ट करूंगा। कुछ देर और बातचीत हुई। वेदांत ने दीवार घड़ी की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, मेरे स्नैक्स तैयार हो गए हैं, मैं नीचे से लेकर आता हूँ। नया चेस्टनट चॉकलेट फ्लेवर्ड पेस्ट्री ट्राई करना। माही और रुद्राक्ष ने हामी भर दी। थोड़ी ही देर में मीसा भी पहुँच गई। सभी लोग साथ बैठकर ड्रिंक्स लेने लगे। माहौल काफ़ी हल्का और खुशनुमा था। रुद्राक्ष ने एक छोटा सा बॉक्स निकाला और माही की तरफ बढ़ाया। माही, देखो तुम्हें पसंद आता है या नहीं। माही ने बॉक्स खोला। अंदर एक खूबसूरत ब्रोच रखा था। उस पर जड़े 9 पर्पल डायमंड्स लाइट्स में चमक रहे थे। मुझे बहुत पसंद आया। थैंक यू। माही सच में खुश हो गई। उस ब्रोच से एक गहरी शुभ ऊर्जा महसूस हो रही थी, जैसे किसी मेटाफिजिकल मास्टर ने उसे आशीर्वाद दिया हो। यह तो जैसे खास तौर पर माही के लिए ही बना हो। माही ने भी एक गिफ्ट बॉक्स निकाला और रुद्राक्ष की तरफ सरका दिया। रुद्राक्ष ने हैरानी से बॉक्स खोला। अंदर एक प्राचीन अंगूठी थी जिस पर बारीक पैटर्न उकेरे हुए थे। उसे देखते हुए वह अंगूठी उसे बेहद पसंद आ गई। बहुत खूबसूरत है। उसने अंगूठी उठाकर अपने बाएं हाथ की मिडिल फिंगर में पहन ली। उसकी उंगलियां लंबी और साफ थी, जिससे अंगूठी और भी ज़्यादा जच रही थी। माही ने कहा, ये अंगूठी भी एक स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट है। ज़रूरत पड़ने पर यह तुम्हें 3 बड़ी मुसीबतों से बचा सकती है। बाहर जाते वक्त इसे पहनना मत भूलना। ठीक है। रुद्राक्ष ने गंभीरता से सिर हिला दिया। वाइल्ड वुल्फ। रात बहुत जल्दी बीत गई। ऑनलाइन जो कुछ भी हुआ था, उसके बावजूद माही के इमोशंस बिल्कुल स्टेबल थे। उसे किसी तरह की बेचैनी या परेशानी महसूस नहीं हो रही थी। यह देखकर रुद्राक्ष को भी राहत मिली और उसका दिल थोड़ा हल्का हो गया। अगले दिन अरनिया जी के विला में नताशा अपने कमरे में बैठी पैसों का हिसाब लगा रही थी। पिछली रात उसने पूरी रात जागकर उन लोगों से 30 लाख उधार लेने की कोशिश की थी जिन्हें वह जानती थी, लेकिन फिर भी 20 लाख की कमी रह गई थी।
वह चाहे जितना भी दिमाग लगा ले, ये रकम किसी भी तरह पूरी नहीं हो पा रही थी। आखिरकार नताशा के पास कोई और रास्ता नहीं बचा। उसने अपने कुछ ब्रांडेड बैग और ज्वेलरी बेच दी और किसी तरह 10 लाख जुटा लिया। अब सिर्फ 10 लाख बाकी रह गया था। नताशा ने उन विदेशी आदमियों को कॉल किया जिनके साथ वह पहले संबंध बना चुकी थी और उनसे कुछ पैसे उधार मांगे। दोपहर के बाद उसने सारी रकम डायरेक्टर के दिए हुए अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी और फिर चैन की सांस लेकर आराम से सोने चली गई। उसी वक्त जैसे ही माही के फ़ोन में ट्रांजैक्शन डिटेक्ट किया, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। अब जाल समेटने का समय आ चुका था। रात होते ही माही ने पिछले 10 सालों में नताशा और उसकी जैविक माँ अनीता जी की गुप्त मुलाकातों की सारी तस्वीरें मार्केटिंग अकाउंट्स को भेज दी। बचपन से ही हर बार जब नताशा अपनी माँ से मिलती थी, वह उसके साथ फ़ोटो ज़रूर खिंचवाती थी। यह सिलसिला पूरे 10 साल से भी ज़्यादा समय तक चलता रहा था। नताशा ने इन सभी तस्वीरों को एक एन्क्रिप्टेड फ़ोटो एल्बम में छुपा रखा था। उसे लगा था कि उसने सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से छुपा लिया है और किसी को कभी शक नहीं होगा। लेकिन वह भूल गई थी कि माही सब कुछ ढूंढ निकालने में माहिर है। जैसे ही बड़े बड़े मार्केटिंग अकाउंट्स ने ये तस्वीरें देखी, उन्होंने बिना रुके उन्हें रीपोस्ट करना शुरू कर दिया। नीचे कमेंट सेक्शन में नेटिजन्स पूरी तरह हैरान रह गए। हे भगवान, मतलब नताशा को हमेशा से पता था कि असली माँ कौन है और वह उससे लगातार मिलती भी रही है। मैं पहले से जानता था। नताशा पर भरोसा मत करो। हा हा। पिछले कुछ दिनों से कितने लोग नताशा को क्लियर करने में लगे थे। मुझे तो कभी यकीन ही नहीं हुआ। यही है असली सच। अगर नताशा अपनी जैविक माँ और पिता के संपर्क में थी, तो फिर वह ओबरॉय फैमिली में क्यों रह रही थी? क्या सिर्फ अमीरी जिंदगी के लिए? अब भी कोई कह रहा था कि नताशा बेगुनाह है। उसे शुरू से पता था कि वह ओबरॉय फैमिली की लाइफ एंजॉय कर रही है। नेटिजन्स ने एक बार फिर नताशा को जमकर कोसना शुरू कर दिया। कई ऐसे फैंस जिन्हें नताशा ने धोखा दिया था, अब पूरी तरह पलट गए और अलग अलग अकाउंट से नताशा के खिलाफ जहर उगलने लगे। कुछ ही समय में नताशा की इमेज पहले से भी ज़्यादा खराब हो चुकी थी। इसके बाद माही ने नताशा के वो सारे वीडियो भी मार्केटिंग अकाउंट्स को भेज दिए जिनमें वह अरनिया जी के कमरे से बैंक कार्ड लेकर बाहर आती दिख रही थी और अरनिया जी को कंजूस कहकर गालियां दे रही थी। इस बार तो पूरा इंटरनेट नफरत से नताशा को कोसने लगा। जो लोग कुछ देर पहले तक नेटिजन्स से नताशा को माफ़ी करने की गुहार लगा रहे थे, वे भी अब पछताने लगे। किसने सोचा था कि इतनी बेचारी दिखने वाली नताशा पल भर में अपना असली चेहरा दिखा देगी। फैन क्लब एक बार फिर टूट गया। अब कोई भी नताशा के लिए आवाज़ उठाने को तैयार नहीं था। माही मुस्कुराई और नताशा तथा वीर के बीच की चैट रिकॉर्ड भी सार्वजनिक कर दी ताकि सब लोग देख सके कि नताशा के दिल में लोगों के लिए कैसी सोच थी। स्क्रीनशॉट में नताशा के शब्द साफ साफ नज़र आ रहे थे। ये नेटिजन्स कितने बेवकूफ़ है, बस थोड़ी सी सहानुभूति क्या दिखाई, सबने गिफ्ट भेजना शुरू कर दिया। मैंने बस यूँ एक्सप्लेन किया और सबने मान लिया। मैंने कैंसर का झूठा सर्टिफिकेट बनाया और ये भी मान गए। हा हा हा। इन शब्दों ने नेटिजन्स को पूरी तरह भड़का दिया। नताशा कमीनी, किसी को उसका एड्रेस पता है? मैं खुद हिसाब बराबर करने जाऊंगा। जिंदगी में पहली बार किसी को मारने का इतना मन कर रहा है। इसे गालियाँ पड़नी ही चाहिए, घटिया लड़की। अब जो भी इसे आगे से टिप देगा
उसे भी मैं नहीं छोड़ूंगा। नताशा ने लोगों की अच्छाई का मजाक बना दिया। इतना ही नहीं, इंटरनेट पर इनाम तक घोषित हो गया जो कि नताशा की एक टांग तुड़वाएगा। उसे 5 लाख मिलेंगे। कमरे के अंदर नताशा पूरी तरह घबरा चुकी थी। ये सब कैसे हो गया? उसकी माँ के साथ वाली तस्वीरें बाहर कैसे आ गई? और क्या वीर ने ही उसकी चैट लीक कर दी? नताशा ने पागलों की तरह वीर को कॉल किया। जैसे ही कॉल उठा, वह चीख पड़ी, वीर, तुमने मेरी चैट का स्क्रीनशॉट लेकर मार्केटिंग अकाउंट को भेजा है ना? कमीने। वह लगातार उसे गालियां देती रही। वीर का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। कमीनी तुम हो, तुम्हारे पास कोई सबूत है? उसके दिमाग में यह ख्याल जरूर आया था, लेकिन वह कुछ करने से पहले ही सब कुछ लीक हो चुका था। नताशा ने गुस्से में गहरी सांस ली। जरूर तुम ही हो। तुम्हें मेरे कमाए पैसों पर लालच था, इसलिए मुझे नीचे गिराना चाहते थे। वीर ने गुस्से में मेज पर मुक्का मारा। मैंने कहा ना, ये मैंने नहीं किया। मुझे भी नहीं पता हमारी बातचीत कैसे बाहर आई। अगर मैंने किया हो तो मैं बहुत बुरी मौत मरूं। कहते कहते वह कसम खाने लगा। तो तुम नहीं हो? नताशा ने थोड़ी हिचक के साथ पूछा। उसके मन में शक तो था, लेकिन उसने आधी बात मान ली। आखिर नताशा को बर्बाद करने से वीर को कोई खास फायदा नहीं होने वाला था। वीर झुंझलाकर बोला, तुम क्या सच में सोचती हो कि मुझे खुशी मिलेगी अगर तुम्हें इतना बड़ा नुकसान हो? नताशा ने कुछ पल सोचा। यह बात उसे गलत नहीं लगी। फिर उसने सवाल किया, तो फिर बताओ, मार्केटिंग अकाउंट को हमारी बातचीत कैसे मिली? अगर इसका जवाब नहीं मिला तो वीर हमेशा शक के घेरे में रहेगा। वीर के होठों पर ठंडी मुस्कान आ गई। मेरा अंदाजा है कि किसी ने हैकिंग की मदद से हमारे मोबाइल में घुसपैठ की है, नहीं तो तुम्हारी और तुम्हारी माँ की इतनी पुरानी तस्वीरें एक साथ कैसे बाहर आती? उस हैकर ने वीर के फ़ोन से बातचीत निकाली और नताशा के फ़ोन से तस्वीरें। नताशा की भौहें सिकुड़ गई। क्या सच में कोई हैकर था? लेकिन अगर ऐसा है तो उसने यह सब क्यों करवाया? नताशा ने अपनी शंका सामने रखी। वीर ने गंभीर आवाज में कहा, अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। किसी माहिर हैकर से हमारे फ़ोन की जांच करवानी होगी। अगर उसने कोई निशान छोड़ा होगा तो हम उसी के सहारे उस तक पहुंच सकते हैं। नताशा ने थकी हुई सांस ली। मगर दिक्कत यह है कि ऐसा हैकर मिलेगा कहाँ? मेरी जान पहचान में कोई नहीं है। वीर ने तुरंत कहा, इसकी चिंता मत करो, मैं एक हैकर को जानता हूँ। आज दोपहर 2:30 बजे वहाँ आ जाना। नताशा ने मजबूरी में हामी भर दी। ठीक है, वहीं मिलते हैं। फ़ोन कट गया। दोपहर के खाने के समय नताशा बिल्कुल मन में नहीं थी। अरनिया जी ने यह देख लिया। क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं है? नताशा ने तुरंत कहा, नहीं माँ, बस हाल में भूख नहीं लग रही। आप चिंता मत कीजिए। अगर भात में भूख लगे तो आंटी से कुछ हल्का बनवा लेना। अपने आप को कमज़ोर मत करो, अरनिया जी ने फिक्रमंद होकर कहा। नताशा ने सिर झुका लिया। असल में उसका ध्यान आने वाली दोपहर और बाहर चल रही बदनामी पर था। उसकी मेहनत से बनाई हुई छवि फिर टूट गई थी। उसे सबसे ज़्यादा डर इस बात का था कि कहीं वह फिर से बूढ़ी ना हो जाए। यह सोचकर उसका दिल बैठने लगा। अरनिया जी का भी खाने में मन नहीं लगा। जब लीला आंटी ने देखा कि दोनों ने बहुत कम खाया है तो वह घबराकर बोली, क्या आज खाना पसंद नहीं आया? शाम को कुछ और बना दूँ? नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बस भूख नहीं है, अरनिया जी ने शांत स्वर में कहा। लीला बर्तन समेटते हुए मन में सोचने लगी कि रात में कुछ सूप बना देगी।
खाने के बाद नताशा अपने कमरे में लौट आई। वह बेचैनी में कमरे में टहलती रही और बार बार शीशे में अपना चेहरा देखने लगी। आखिरकार दोपहर के 2 बज गए। नताशा पूरी तैयारी करके नीचे उतरी। सिर पर टोपी, चेहरे पर मास्क, पूरा चेहरा ढका हुआ। उसने साधारण लेकिन सलीकेदार कपड़े पहन रखे थे और हाथ में एक फाइल वाला बैग था ताकि कोई पहचान ना सके। वह बाहर निकली और गाड़ी में बैठ गई। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी पल कुछ एंटरटेनमेंट रिपोर्टर्स उसका पीछा करने लगे थे। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक होटल के सामने रुकी। नताशा सीधे 7वीं मंजिल पर गई और एक कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। आओ, अंदर से आवाज़ आई। नताशा अंदर दाखिल हुई तो देखा कि एक अंधेर उम्र का आदमी मेज के पास बैठा उसे ऊपर से नीचे तक घूर रहा था। उसकी नज़रें नताशा को असहज कर रही थी। वीर आगे आया और बोला, नताशा, यही वह हैकर है जिसके बारे में मैंने बताया था। इसे वाइल्ड वुल्फ कहते हैं। फालतू बातें मत करो, जल्दी काम शुरू करो, नताशा ने बैग मेज पर रखते हुए कहा। वाइल्ड वुल्फ ने तेजी मुस्कान के साथ कहा, नाम के मुताबिक ही हो। जितनी चर्चा है उतनी ही असरदार। उसने आंख मारी। नताशा का जी मिचलने लगा। अगर तुम सच में काबिल हो तो साबित करना, वरना समय बर्बाद मत करो। ठीक है, उसने कहा, अपने फ़ोन यहाँ रख दो। उसने अपना कंप्यूटर खोला और दोनों मोबाइल जोड़ दिए। उसकी उंगलियां तेजी से चलने लगी। नताशा ने बाहें बांध ली और ठंडी नज़र से उसे देखते हुए सोचा, ये आदमी भरोसे के लायक लगता ही नहीं।